जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं किशोर शर्मा चंद्रशेखर आज़ाद डिफेंस एकेडमी पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो यहाँ पर जो अपनी साइंस की सीरीज चल रही थी है ना, उसका पार्ट सेकंड है ये। इसका पार्ट क्या है? सेकंड है, जिसमें आपके वन रक्षक, जेल प्रहरी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, व्यापम वगैरह जितनी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है और जिनमें जनरल साइंस जो है वो जीएस पूछा जाता है, उससे रिलेटेड अपन सारे क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हर वीडियो में 50 क्वेश्चन रहेगा और लगभग 1000 क्वेश्चन की जो है यहाँ पर सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि निम्न में से सर्वग्रहता किस रक्त समूह को कहा जाता है? सर्वग्रहता का मतलब होता है सर्वग्राही, मतलब सभी का ब्लड इसको एक्सेप्ट हो जाएगा, सर्वग्राही। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं बी समूह, ए बी समूह, ए समूह या ओ समूह। ठीक है, तो सर्वग्राही जो है वो कौन है? ए बी है। सर्वग्राही जो को है वो कौन है? ए बी है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा। अगर अपन बात करें सर्वदाता की, किसकी? सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर है ना, तो ये होता है ओ, ये होता है ओ। तो कई बार पूछा जाता है, पिछली आगामी जो आर्मी एग्ज़ाम हुई थी उसमें सर्वग्राही रक्त समूह पूछा था। और अगर पूछे रक्त समूह की खोज किसने की, रक्त समूह की खोज किसने की? भैया ब्लड ग्रुप होते हैं 4, ये किसने खोजा था? तो ये खोजा था लैंड स्टीनर ने। किसने खोजा था? लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे अपने किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड और उसके सारे फैक्ट अपन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। तो मनुष्य के सौंदर्य का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? वो केलोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ऑर्नियोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो जो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है वो कहलाता है केलोलॉजी। तो जो ऑप्शन ए लगा रहे हैं इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। चलिए, जिन क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिटेल बताने का रहेगा उस पर मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तंत्रिका आवेग पर, स्त्रियों के क्रोमोसोम पर, पुरुषों के क्रोमोसोम पर या उपरोक्त तो सभी पर, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो तो है सी। क्या है? सी, पुरुषों के क्रोमोसोम पर। अब समझाते हैं। देखो, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? अगर बात करें गुणसूत्र की, है ना, गुणसूत्र या क्रोमोसोम, तो गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़ी। कितने होते हैं? 23 जोड़ी। या बात करें संख्या में कितने होते हैं? 46। तो जो 22 जोड़ी होते हैं, 22 जोड़ी तो सेम होते हैं, और जो 23वां जोड़ी होता है वो पुरुष का और महिला का कुछ इस तरह से होता है। जो एक्स वाई होता है वो होता है पुरुष का, और एक्स एक्स होता है वो महिला का। अब मान लो ये वाला एक्स है ना, इस वाले एक्स ने इस वाले एक्स से बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पर जो संतान होगी वो क्या होगी? वो लड़की होगी। उसके बाद अगर बात करें इस वाले वाई ने इस वाले एक्स से बना लिया, तो यहाँ एक्स वाई बन गया, तो ये जो संतान होगी वो लड़का होगा। ठीक है, तो लड़का होना या लड़की होना ये किसके गुणसूत्र के ऊपर डिपेंड करता है? तो ये पुरुषों के गुणसूत्रों पर या पुरुषों के क्रोमोसोम पर। अगर बात करें गुणसूत्र की खोज किसने की, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वाल्डेयर। तो इनका गुणसूत्र का नामकरण जो है इन्होंने यहाँ पर किया था। चलिए, तो ये 4-5 फैक्ट हो गए गुणसूत्र से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग कितनी कोशिकाएं नष्ट होती है ना। कोशिकाएं, अब देखो मानव शरीर ही कोशिका से मिलकर बना है। अपना मानव शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका के। पूरा छोटी छोटी सेल से मिलकर असंख्य संख्याओं में मिलकर बना है। और कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। तो प्रति सेकंड बात हो रही है कि कितनी कोशिकाएं नष्ट होती है, तो लगभग 150 लाख। कितनी? 150 लाख। 150 लाख कोशिकाएं जो है हर सेकंड अपनी क्या होती है? नष्ट होती है, और नई कोशिका बनती भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वह स्त्री जिसने कभी संतान को जन्म न दिया हो, वह स्त्री जिसने कभी संतान को जन्म न दिया हो, उसके गर्भाशय का भार कितना होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जिसने कभी संतान को जन्म ना दिया हो उसका जो गर्भाशय का जो वजन है वो कितना रहेगा? 50 ग्राम। जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि संतान को जन्म देने के बाद स्त्री के गर्भाशय का भार कितना हो जाता है? जब एक स्त्री किसी बच्चे को जन्म देती है तो गर्भाशय का जो भार है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। नॉर्मल जब बच्चे को जन्म नहीं देती तब अपन ने पढ़ा कि 50 ग्राम होता है, और जब बच्चे को जन्म दे देती है तो इसका भार बढ़ के कितना हो जाता है? 100 ग्राम हो जाता है।
तो वो क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था वो पूछा हुआ था, तो उससे रिलेटेड अपन ने ये क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मानव गुर्दे का भार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा हुआ है। गुर्दा, गुर्दा मतलब होता है किडनी, गुर्दा मतलब क्या होता है, किडनी, है ना, किडनी की बात हो रही है। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, अपनी जो डायलिसिस की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर संपन्न होती है, गुर्दे में होती है। और बात करें इसके वजन की तो लगभग 140 से 150 ग्राम के आसपास जो है ये पाया जाता है, 140 से 150 ग्राम। ठीक है, तो गुर्दे का भार कितना होता है, 2। और इसी को अपन क्या कहते हैं, किडनी, गुर्दे को ही किडनी कहते हैं। और इसका जो मेन काम है वो क्या है, रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण जो है इसका मेन काम है, रक्त का शुद्धिकरण करना। किसका काम है, किडनी या गुर्दे का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगर पूछे इसका आकार कैसा होता है तो सेम के बीज के जैसा, किसके, सेम के बीज के जैसा इसका आकार होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा था एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक बार सांस अंदर लेने में सामान्य वयस्क लगभग कितनी हवा अंदर लेता है। जब अपन सांस की जो प्रोसेसिंग करते हैं, जो श्वसन वाली क्रिया होती है, तो सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना, अंदर लेना बाहर छोड़ना, तो एक बार अपन सामान्य वयस्क व्यक्ति कितना ले लेता है, 500 ml, 420, 10 या 550। तो लगभग 500 ml, कितना, लगभग 500 ml हवा जो है वो एक बार में अंदर ली जाती है। चलिए नॉर्मल चीज़ थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अगला अच्छा क्वेश्चन है कि हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता प्रति मिनट कितनी होती है। 2.3 लीटर, 4 लीटर, 4.5 लीटर या 3.2 लीटर। तो अगर बात करें हृदय की, तो सबसे पहले अपन हृदय के बारे में पढ़ते हैं कि हृदय जो है वो कितने चैम्बरों से मिलकर बना है, 4 चैम्बर। हृदय में कोष्ठ कितने होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। इसमें 2 आलिंद होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, है ना। 2 आलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं, निलय। एक दायां आलिंद, एक दायां निलय, एक बायां आलिंद और बायां निलय। तो 4 चैम्बर से मिलकर हृदय बना होता है। और हृदय का काम क्या है, रक्त को लगातार पंप करना, सारी कोशिकाओं तक जो है रक्त को पहुंचाता है। तो प्रति मिनट इसकी क्षमता कितनी है, तो लगभग 4.5 लीटर, लगभग 4.5 लीटर रक्त प्रति मिनट जो है ये पंप करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि छोटी आंत, छोटी आंत लगभग कितनी मीटर है। छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत को क्षुद्रांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत। और ये पेट के अंदर, मान लो ये मानव पेट है तो ये ऐसे गुच्छा बनाकर जो है, गुच्छा बनाकर ये अंदर पड़ी रहती है। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है वो लगभग कितनी होती है, 7 मीटर, है ना, 7 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है। और फीट में अगर पूछे कि कितनी फीट होती है तो लगभग 21 फीट के आसपास जो ये होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। और संपूर्ण भोजन पाचन की प्रक्रिया भी छोटी आंत में ही संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन 11th वाला कि संघ कार्डेटा के एम्फीबिया वर्ग का उदाहरण। अब एम्फीबिया होता क्या ये समझिए पहले। तो एम्फीबिया का मतलब होता है उभयचर। क्या होता है, उभयचर। उभयचर बोले सर, उभयचर ऐसा जो जल में भी रह ले और कहाँ रह ले, स्थल पर भी रह ले। जो जल में भी रह ले, स्थल पर भी रह ले, वो क्या कहलाता है, उभयचर, है ना। तो एम्फीबिया वर्ग का उभयचर बताना है तो मेंढक, स्कोलियोडन, उड़ने वाले जीव या सांप। तो मेंढक ऐसा प्राणी है जो जल और थल दोनों जगह रह लेता है, तो मेंढक को उभयचर की गिनती में रखा जाता है। अगर मेंढक का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो क्या है, तो मेंढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना। क्या है, राना टिग्रिना। चलिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था एक एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का है कि मेंढकों की टरटराहट वास्तव में किसके लिए होती है या किस पुकार के लिए होती है। आपने देखा होगा बरसात के समय, बरसात के समय सबसे ज़्यादा मेंढकों की टरटराहट होती है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंढकों की टरटराहट सबसे ज़्यादा किस मौसम में होती है, तो बरसात के समय। इनमें एक हार्मोन स्रावित होता है और यह पुकार वास्तव में किसके लिए होती है, मैथुन क्रिया के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 संघ कार्डेटा। अब ये सब जंतु जगत के संघ है ना, जंतु जगत को 9-10 संघों में जो है बांटा गया है। तो कार्डेटा में सरीसृप। अब सरीसृप की बात करें तो ऐसे जानवर, सरीसृप में कौन आएगा, सरीसृप वर्ग में ऐसे जो है, सरीसृप में सरीसृप वर्ग में कौन आएंगे, जो रेंग कर चलते हुए, है ना, रेंगने वाले जीव, रेंगने वाले जीव को सरीसृप में रहा है। तो भैया घड़ियाल,
घड़ियाल बोले तो मगर, है ना, कछुआ और छिपकली। आपने देखा होगा कि ये सभी लोग जो है रेंग कर चलते हैं। तो इनको किस वर्ग में रखा गया है? संघ कार्डेटा की सिंपल परिभाषा है ना। कार्डेटा की सिंपल परिभाषा है कि कार्डेटा के जो सरीसृप वर्ग हैं। अब सरीसृप की जो बात करें तो जो रेंग कर चलते हो, जो रेंग कर चलते हैं, और रेंग कर घड़ियाल भी रेंग कर चलता है, कछुआ और छिपकली, तो ये सभी लोग जो है इसके उदाहरण हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 है कि संघ कार्डेटा, कार्डेटा के पक्षी वर्ग। अब पक्षी, जैसे पक्षी शब्द आया, पक्षी की विशेषता क्या है? बोले सर पक्षी की विशेषता है कि पक्षी उड़ते हैं। सभी ने देखा होगा पक्षी उड़ते हैं, तो भैया चिड़िया भी उड़ती है, मोर भी उड़ता है, कबूतर भी उड़ता है ना। तो इसके सभी हो जाएंगे, उपरोक्त तो सभी इसके क्या होंगे? पक्षी वर्ग पूछे तो पक्षी की मेन विशेषता उड़ने की। पक्षी के अगर पूछा जाए कि पक्षियों के पैर कितने होते हैं, तो पक्षियों के वास्तव में 4 पैर होते हैं, है ना। पर उनके जो सामने के 2 पैर होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं किसमें? पंख में, और 2 पैर आपको दिखाई देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 15 कि संघ कार्डेटा के एम्फीबिया वर्ग। एम्फीबिया वर्ग मतलब उभयचर, एम्फीबिया वर्ग मतलब फिर उभयचर, और उभयचर में हृदय कितना वेश्मी होता है? वेश्मी का मतलब कि कितने कोष्ठ होते हैं, हृदय को कितने भागों में उनके बांटा जाता है। मान लो ये हृदय उनका, तो कितने भागों में बांटा जाता है? तो उनके हृदय को 3 भागों में बांटा जाता है। ये तो हो जाएंगे 2 और ये हो जाएगा 1, 2 आलिंद और एक निलय। इनमें क्या होते हैं? 2 आलिंद होते हैं और 1 पूरा का पूरा निलय होता है, मतलब 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कि संघ कार्डेटा के पक्षी वर्ग में कितने हृदय होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डीपली क्वेश्चन है ना, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और अगर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जाए, सारे संघ वगैरह, तो लगभग 1 हफ्ते का यही है। तो इसलिए मैं जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ। तो पक्षी वर्ग में जो हृदय होते हैं वो कितना वेश्मी होता है, ये आपसे पूछा है। वेश्मी का मतलब वही कोष्ठ। तो जितने भी कार्डेटा के पक्षी वर्ग हैं उनका सभी का हृदय जितना जो है वो 4 कोष्ठों में विभक्त है। 4 कोष्ठों में 2 तो आलिंद है, क्या है? 2 तो आलिंद है और 2 निलय हैं, है ना। ये भी पूछ सकते हैं कि क्या क्या है भैया? 2 आलिंद है और 2 निलय हैं। अभी जो अपन ने 3 पढ़ा था उसमें 2 आलिंद है और 1 निलय है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कि मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मांसपेशियों की बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मांसपेशियां सभी ने पढ़ी है, कितनी होती है? 639 होती है। अगर बात करें कि हड्डियों की संख्या, है ना, हड्डियों की संख्या, तो हड्डियाँ कितनी होती है? बोले सर 206 होती है। उसके बाद अगर अपन बात करें कि सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, तो सबसे बड़ी हड्डी कहाँ की होती है? जांघ की। कहाँ की होती है? जांघ की। और नाम क्या है? बोले सर फीमर, है ना। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर बात करें सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, तो ये पाई जाती है कान में, और नाम क्या है? बोले सर नाम स्टेपिस। तो ये 3-4 क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर इससे रिलेटेड पढ़ लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा हुआ है। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? सबसे पहले तो क्या है? मानव रक्त एक ऊतक है। रक्त पूछा जाए तो क्या है? ऊतक। ऊतक मतलब टिश्यू। तो मानव रक्त, अब आपने रक्त देखा होगा, रक्त कैसा होगा? रक्त जो है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, तो एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या रक्त आपको कभी ठोस दिखा है? प्लाज्मा में दिखा है ना। तो सीधे सीधे आप लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा। देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ नोट कर रहे होंगे कि आपके हर क्वेश्चन जो है आपका कॉन्सेप्ट वाइज आ रहा है। जैसे मान लो रक्त से आया है तो रक्त से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, मांसपेशियों से आया है तो वो हो रहा है ना। तो सारी चीज़ें जो है कॉन्सेप्ट वाइज है, तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो लास्ट तक बिल्कुल बने रहें। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछा है कि भैया जो रक्त होता है ना, जो रक्त होता है वो मानव शरीर के भार का कितना होता है? तो वो होता है लगभग कितना? 7%। कितना होता है? लगभग 7%। जो मानव शरीर का भार है उसका रक्त इतना होता है। ठीक है, और अगर बात करें कि रक्त होता कितना है, तो 5 से 6 लीटर के आसपास जो है एक नॉर्मल व्यक्ति में होता है, स्वस्थ व्यक्ति में होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डाटा हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन यही आ गया, है ना, कि एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है?
है ना। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है, तो 4 से 5 है ना, 4 से 5 या 5 से 6 हो सकता है। वैसे 5 से 6 भी दे रखा है इसने ऑप्शन पर, ऐसा नहीं होगा, 4 से 5 या 6 हो सकता है, पर इसका ज़्यादा आंसर सही कौन सा होगा, 4 से 5 वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त जो है वो कम होता है। कम पूछा है तो महिलाओं में हमेशा आदमियों से थोड़ा सा कम होता है। कितना होता है, 1/2, मतलब इसको बोल सकते हैं अपन 500 ml, या अपनी भाषा में बोले तो आधा लीटर, है ना। तो 1/2 लीटर जो है वो कम होता है। चलिए 22 वाला क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रक्त से हमेशा पूछे जाते हैं कि रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। तो रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, तो रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ जो है पाए जाते हैं, 2 प्रकार के, ठीक है। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है, बोले सर तरल संयोजी। कैसा ऊतक है, तरल संयोजी। तरल संयोजी ऊतक जो है वो मानव रक्त यहाँ पर होने वाला है। प्लाज्मा और बिंबाणु। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। जस्ट अभी पढ़ा था रक्त कितने भागों में, तो इसका जो पहला भाग है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा का कितना भाग होता है, तो प्लाज्मा, रक्त का प्लाज्मा जो है 60% होता है। कितना होता है, 60। और प्लाज्मा का अगर पूछे कि प्लाज्मा का कितने प्रतिशत पानी होता है, तो प्लाज्मा का 90% भाग क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा चुका है एग्जाम में। तो रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, 60, और प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग पानी होता है, तो 90। चलिए अगला पढ़ते हैं कि रुधिर अणु। रुधिर अणु को कितने भागों में विभक्त किया गया है। रुधिर अणु को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो इसको 3 भागों में बांटा है ना। इसको 3 भागों में बांटा है। ये अपने हो गए 3 भाग, 3 भागों में बांटा गया है। तो इसका एक तो है आरबीसी, एक है डब्ल्यूबीसी, और एक प्लेटलेट्स या बिंबाणु जिसको बोलते हैं, प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स या बिंबाणु। तो रुधिर अणु को कितने भागों में बांटा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, 3 भागों में यहाँ पर इसको बांटा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कि आरबीसी। अभी क्या एग्जाम का ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि फुल फॉर्म पूछ रहा है, आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम पूछा है, तो आरबीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा रेड ब्लड सेल। क्या हो जाएगा, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पस, है ना। तो रेड ब्लड सेल को हिंदी में बोलते हैं लाल रुधिर अंग, लाल रुधिर अंग। और अगर इसके जीवन काल की बात करें तो 20 से 120 दिन के आसपास होता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण जो है यकृत में होता है या अस्थि मज्जा में होता है। और इसकी मृत्यु भी जो है वो कहाँ होती है, प्लीहा या स्प्लीन में इसकी कहाँ होती है, मृत्यु। तो आरबीसी की कब्रगाह भी पूछा जा सकता है कि आरबीसी की कब्रगाह किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। जस्ट अभी पढ़ा अपन ने, है ना, कि 20 से 120 दिन, तो 20 से 120 दिन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सोते वक्त मनुष्य की आरबीसी का कितना प्रतिशत भाग कम हो जाता है। जब आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति सोकर उठता है, जब कोई व्यक्ति सोया हुआ है और सोने के बाद जैसे उठता है तो थोड़ा सा सुस्ती वाला रहता है, मतलब हाथ पैर बिल्कुल थोड़े कम काम करते हैं, कोशिका ऐसा लगता है कि यार जान ही नहीं है। तो उस समय क्या होता है, आरबीसी जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और लगभग 5% आरबीसी जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद जैसे चाय वाय पी लेते हो, मुँह धो लेते हो, तो फिर आप में स्फूर्ति आ जाती है। तो थोड़ी देर के बाद ये आरबीसी वापस नॉर्मल हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं कि रचना एवं कार्य की नज़र से विभिन्न जीवों और वातावरण से मिली जुली इकाई को क्या कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जीवों और वातावरण, मतलब जीव भी आ गए हैं और वातावरण भी आ गए, और दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है, जैविक समुदाय कहलाता है या पारिस्थितिक। तो दोनों का समुदाय क्या कहलाता है, पारिस्थितिक। क्या कहलाता है, पारिस्थितिक या इकोलॉजी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी तंत्र, है ना, या परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इस पारिस्थितिक तंत्र का सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया गया था। तो वो वैज्ञानिक जी कौन थे, टेंसले, या इसको इकोलॉजी कहा जाता है, इकोलॉजी, है ना, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं
कि संरचनात्मक की बात हो रही है, संरचनात्मक नज़र से प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र कितने घटकों से मिलकर बना होता है। अब बात करें घटक की, एक होता है अपना पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र जो है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से? दो भागों से। एक तो हो जाएंगे जैविक और एक हो जाएंगे अजैविक, है। अब जैविक में सारे जो जीवित है वो आ जाएंगे और अजैविक में जितने भी मृतोपजीवी है वो आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर और डिटेल होगी अगले क्वेश्चन में तो उसी में समझा देंगे, क्योंकि शायद अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। चलिए ये आ गया, देखिए पारिस्थितिक तंत्र में जैविक और अजैविक घटक थे। अब बोला है कि जैविक घटक को, किन घटक को? जैविक घटक को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो अब जैविक को थोड़ा सा टुकड़े कर देते हैं, है ना। तो जैविक घटक को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। पहला तो हो जाएगा उत्पादक, दूसरा हो जाएगा उपभोक्ता और तीसरा हो जाएगा अपघटक, है ना। अपघटक या मृतोपजीवी भी बोलते हैं, अपघटक या मृतोपजीवी। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो जैविक घटक है उनको कितने भागों में बांटा गया है? उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। थोड़ा सा इनके बारे में बता देते हैं। उत्पादक क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके अंतर्गत कौन आ जाते हैं? पौधे आ जाएंगे, है ना, शैवाल आ जाएंगे और जीवाणु आ जाएंगे, है ना। ये अपनी प्रक्रिया खुद करते हैं। उपभोक्ता, अगर बात करें उपभोक्ता की, तो जो उपभोक्ता है वो कितने प्रकार के होते हैं? उपभोक्ता जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। सभी ने पढ़ा है। एक होते हैं प्राथमिक, क्या होते हैं? प्राथमिक। एक होते हैं द्वितीयक और एक होते हैं तृतीयक। तीन उपभोक्ता होते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझा देते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होते हैं? जो केवल पौधों पर निर्भर हो, है ना, जो घास वगैरह खाते हैं, जैसे गाय बकरी हो गई, खरगोश हो गया। द्वितीयक की बात करें तो द्वितीयक जो है वो प्राथमिक के ऊपर निर्भर करते हैं और तृतीयक जो है वो द्वितीयक और प्राथमिक दोनों के ऊपर निर्भर करते हैं। अब द्वितीयक के उदाहरण अधिकतर क्या पूछे जाते हैं? जैसे सांप हो गया, भेड़िया हो गया, ठीक है। और तृतीयक में कौन आ जाएगा? तृतीयक में शेर आ जाएगा, बाघ आ जाएगा। अब बात करते हैं अपघटक की। किसकी करते हैं? अपघटक की। तो अपघटक के अंतर्गत कौन आता है? तो अपघटक को क्या कहा जाता है? मृतोपजीवी भी कहा जाता है ना। तो इसके अंदर बैक्टीरिया आते हैं। कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं और कवक आते हैं। बैक्टीरिया और कवक आते हैं। तो ये इसका पूरा पारिस्थितिक तंत्र जो है अच्छे से अपन ने पढ़ लिया है कि जैविक घटक को उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीन भागों में बांटा गया है। उत्पादक जो स्वयं भोजन बनाते हैं, इसमें हरे पौधे, शैवाल, जीव जंतु ये आते हैं, जीवाणु। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और अपघटक में बैक्टीरिया आते हैं। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा डिटेल से पढ़ा दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इससे सारे क्वेश्चन आपके यहाँ बन जाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन कि वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे वो क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। और इसके अंदर कौन कौन आते हैं? बोले सर इसमें हरे पौधे, एक तो हरे पौधे आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? उसके बाद शैवाल आ जाएंगे आपके, उसके बाद कुछ जीवाणु आ जाएंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये उदाहरण जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, है ना। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? उत्पादक के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 वाला कि पारिस्थितिक तंत्र में उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं। तो उपभोक्ता जस्ट अभी अपन ने पढ़ा था कि एक तो होते हैं प्राथमिक, क्या होते हैं? प्राथमिक। एक होते हैं द्वितीयक और एक होते हैं तृतीयक। तीन प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक जो हरे पौधों के ऊपर निर्भर होते हैं, है ना, या जो घास वगैरह खाते हैं। द्वितीयक जो दूसरे पहले के ऊपर निर्भर होते हैं और तृतीयक जो दूसरे और पहले दोनों के ऊपर होते हैं। इनके उदाहरण अगर लिखें तो प्राथमिक में कौन आ जाएगा? गाय है, बकरी है, खरगोश है, मतलब जो घास खाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद द्वितीयक में कौन आ जाएगा? तो सांप आ जाएगा, भेड़िया आ जाएगा। तृतीयक की बात करें तो बाघ आ जाएगा, शेर आ जाएगा, जो इन दोनों को खा जाते हैं। तो उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 34 कि वे जीव जो हरे पौधे या उनके किसी भाग को खाते हैं। अब हरे पौधे किस में आते हैं? अभी जस्ट पढ़ा कि हरे पौधे आते हैं प्राथमिक में, और जो हरे पौधे जो प्राथमिक को खाते हैं वो काई में आते हैं? जो प्राथमिक को खाते हैं वो काई में आते हैं? वो आते हैं द्वितीयक में। तो किस में आएंगे वो? द्वितीयक में। तो द्वितीयक इसका क्या हो जाएगा? वे जीव जो हरे पौधे या उनके किसी भाग को खाते हैं वो किस में आते हैं? वे पौधे
जो हरे पौधे या उनके किसी भाग को हरे पौधे या उनके किसी भाग को खाते हैं वो प्राथमिक में आते हैं। वो किस में आते हैं? प्राथमिक में, द्वितीयक में नहीं आएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, है ना। वो प्राथमिक में आते हैं जो घास खाते हैं, जस्ट अभी अपन ने पढ़ा था। और जो प्राथमिक को खाते हैं वो द्वितीयक में आएंगे, और जो प्राथमिक द्वितीयक दोनों को खाते हैं वो तृतीयक में आएंगे। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन, कि निम्नों में से अजैविक घटक, जैविक घटक तो अपन ने पढ़ लिया था अच्छे से। अब अजैविक घटक में क्या क्या आएंगे? जलवायु कारक, अकार्बनिक कारक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ, ये जो सभी हैं ये सभी अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का कितने प्रतिशत भाग स्वच्छ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जो पानी उपलब्ध है उसका कितना प्रतिशत भाग जो है वो स्वच्छ है? तो लगभग 2.5 से 3% के आसपास जो पानी है वो शुद्ध है। बाकी सब पानी कैसा है? खारा पानी, समुद्री पानी है। चलिए अगला है कि संसार के समस्त जंतु जगत को, अब बात हो रही है किसकी? जंतु की, है ना। संसार के जगत को दो भागों में बांटा गया है, तो जंतु और पादप। और जंतु की बात हो रही है कि संसार के समस्त जंतु जगत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो जंतु जगत को जो है वो 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो हो जाएगा आपका एक कोशिकी, है ना, एक कोशिकी, और एक हो जाएगा आपका बहुकोशिकी। क्या हो जाएगा? बहुकोशिकी। तो 2 जगत में इनको 2 उपजगत में इनको बांटा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कि इनमें से कौन संघ एनेलिडा का उदाहरण है? एनेलिडा जोक, नेरिस और केचुआ, है ना। जोक, नेरिस और केचुआ ये सभी, इसमें केचुआ जो है वो उसका भी आता है, किसका? केचुआ जो है सरीसृप, रेप्टाइल का भी आता है, और एनेलिडा का भी आता है। तो सभी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39 वाला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि केंचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? हृदय की बात हो रही है, हृदय मतलब दिल, हार्ट। तो केंचुए में कितने जोड़ी हृदय जो है वो होते हैं, ये बताना है आपको। तो केंचुए में जो है 4 जोड़ी हृदय होते हैं। कितने जोड़ी? 4 जोड़ी, मतलब 4 हार्ट जो है केंचुए में होते हैं। और अगर बात करें केंचुए की, तो केंचुओं को क्या कहा जाता है? किसान का मित्र, है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो केंचुए को। केंचुआ मिट्टी खाता है और उसको यूरिया में कन्वर्ट करके वापस जो उत्सर्जित करता है, तो फसलों को इससे लाभ होता है। दूसरी चीज़, केंचुआ जो है वो उभयलिंगी, केंचुआ जो है वो केंचुआ उभयलिंगी जो है वो प्रकार का जानवर है। उभयलिंगी मतलब इसमें नर और मादा दोनों तंत्र जो है वो पाए जाते हैं। चलिए, और अगर एक और बात पूछा जाए, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंचुओं में कितनी आँख होती है ना। यहाँ पर तो हार्ट पूछ लिया, अगर आँख की पूछे तो केंचुओं में कितनी आँख होती है बताइए? तो केंचुओं में कोई आँख नहीं होती, ठीक है। केंचुओं में कोई एक भी आँख नहीं होती। 40 वाला देखते हैं, कि आर्थ्रोपोडा, है ना, कौन संघ आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है? आर्थ्रोपोडा तो घींगा, तिलचट्टा, मछली या मगरमच्छ। तो तिलचट्टा जो होता है ना, वो क्या होता है? आर्थ्रोपोडा का उदाहरण। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 41, मोलस्का संघ का उदाहरण। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उदाहरण से। तो मोलस्का आपने देखा होगा बरसात के समय में ये भी आपको दिखते हैं सबसे ज़्यादा। बरसात के समय में, पानी के समय में ये घोंघा आपको दिखते हैं। तो घोंघा किसका है? इसका, मोलस्का का उदाहरण है। चलिए 42 क्वेश्चन देखते हैं, कि इकाइनोडर्मेटा। अब ये सारे संघ पढ़ रहे हैं ना, संघ से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, जो कि इनसे थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा की बात हो रही, तो समुद्री अर्चिन ये भी मछली है, ब्रिटल स्टार ये भी मछली है, और सितारा मछली ये भी मछली है। तो ये सभी किसके? इकाइनोडर्मेटा के उदाहरण है। तो उपरोक्त तो सभी जो है ये हो जाएंगे। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कि संघ कार्डेटा के प्रमुख लक्षण। संघ कार्डेटा के प्रमुख लक्षण, कार्डेटा की जो बात करें तो इनमें नालदार तंत्रिका रज्जु पाया जाता है, इनमें नोटोकार्ड उपस्थित होता है, या क्लोम या छिद्र पाए जाते हैं। तो जितने भी कार्डेटा के जंतु, कार्डेटा मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी का विकास हुआ हो, वो आते हैं कार्डेटा में। तो सभी, इसके सभी सही होंगे, मतलब उपरोक्त सभी। डी इसका राइट आंसर है। चलिए 44 देखते हैं, कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन। इसके बाकी नीचे हैं ऑप्शन, तो अपन यही समझ लेते हैं, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन। अब ये है क्या? साइटोकाइनिन है क्या? तो ये पादप हार्मोन है, ठीक है। ये क्या है? पादप हार्मोन है। तो यहीं से एक क्वेश्चन बन जाएगा कि भैया साइटोकाइनिन क्या है? पादप हार्मोन है। और इसकी जो खोज है वो किसने करी थी? मिलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने? मिलर ने। तो या तो हार्मोन पूछा जाएगा, या इसके खोजकर्ता पूछा जाएगा। और कौन सा हार्मोन क्या करता है ये भी पूछा जा सकता है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन का नामकरण किसने दिया। खोजा तो मिलर ने, पर नामकरण किसने दिया, तो नामकरण जो है वो लिथाम ने दिया। तो खोजा था भैया मिलर ने, तो मिलर ने खोज तो दिया पर नाम नहीं आया, तो नाम किसने दिया, तो नाम दिया लिथाम जी ने। किसने दिया, लिथाम ने। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46 कि निम्न में से गैसीय रूप में पाया जाने वाला पादप हार्मोन, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट के गैसीय रूप में, तो कौन सा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, तो कौन सा है, एथिलीन। एथिलीन हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है और ये फल को पकाने में भी काम आता है। चलिए निम्न में से फूल खिलाने वाला हार्मोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है, फ्लोरीजेंस, टाउमेट्रिन, जिब्रेलिन या एथिलीन। तो फ्लोरीजेंस जो है वो फूल खिलाने वाला, फ से याद हो जाएगा। और एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है, तो वो कौन सी गैस है, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस जो है वो फूलों का रंग उड़ा देती है। चलिए 48 क्वेश्चन कि किस पादप हार्मोन का उपयोग घायल कोशिकाओं में होता है जिससे पौधे के जख्म जो है भर जाते हैं। पौधे के जख्म, जैसे इंसानों के शरीर में घाव होते हैं वैसे पेड़ पौधों में भी होते हैं। और कोशिका, कौन सी कोशिका है जो इनके घाव को भरने का काम करती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, टाउमेट्रिन। क्या होगा, टाउमेट्रिन, ऑप्शन नंबर बी। तो ये वाला हार्मोन जो है इनकी कोशिकाओं को जख्म भरने का काम करता है। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन का हर वीडियो अपना होने वाला है। तो यहाँ पर 49 वाला क्वेश्चन है कि किस रोग के कारण पत्तियाँ सिकुड़ जाती है तथा छोटी हो जाती है और पत्तियों का क्लोरोफिल जो है वो नष्ट हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, है ना। पत्तियाँ जो है वो सिकुड़ जाती है, तो ये तंबाकू का जो मोजेक रोग होता है, और ये किसके कारण होता है, ये विषाणु के कारण होता है। और इसकी खोज किसने की थी, सबसे पहले इवानोवस्की ने। ठीक है, इवानोवस्की ने सबसे पहले जो विषाणु की खोज जो करी थी वो तंबाकू के मोजेक रोग में ही करी थी। चलिए धान का अंगमारी रोग भी कई बार पूछा हुआ है, पोटैटो मोजेक भी पूछा हुआ है, तो इम्पोर्टेंट रोग है ये। ठीक है, अगला रोग पढ़ते हैं कि किस रोग के कारण पत्तियों में चितकबरापन तथा बोनापन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। चितकबरापन और बोनापन, तो ये जो रोग है ये किसका है, पोटैटो मोजेक। पोटैटो मोजेक रोग मतलब आलू का, है ना, आलू का पोटैटो, आलू को बोलते हैं पोटैटो, और उनमें ये रोग होता है। धान का अंगमारी रोग, तंबाकू का मोजेक रोग, है ना। तो ये चीज़ें रोग से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट है। तो अपन ने यहाँ पर पूरे 50 क्वेश्चन इसके भी पढ़ लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लगा होगा। और लगभग 20 क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चन पढ़े हैं इसमें से 20 से प्लस क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं आपके लिए, और लगभग 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला यहाँ पर पढ़ेंगे, तो लगभग सारे टाइप जो है आपके कॉन्सेप्ट वाइज आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो पूरे वीडियो देखें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपकी जिम्मेदारी है कि आपके दोस्तों तक भी इस चैनल को प्रमोट करें। अपने 1.7 के हो गए हैं, और मई में मेरा टारगेट है कि अपने खाली 2 के, कम से कम 2 के 2000 लोग अपने होने चाहिए। ज़्यादा उम्मीद मतलब ज़्यादा अपने को नहीं है चाहिए, तो इतने तो आप आसानी से कर सकते हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।